नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ी उम्मीदें रही होंगी। बहुत सारे जो नागरिक संगठन हैं, लोकतंत्र के रक्षक संगठन हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीदों से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं। कई राजनीतिक दलों ने याचिकाएं लगाई थीं कि जो बिहार में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है मतदाता सूचियों का, उनको रोका जा सकेगा, उस प्रक्रिया को रोका जा सकेगा जो अचानक चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले शुरू कर दी गई है और पूरे राज्य के स्तर पर जिससे अफरा तफरी मच गई है, जिसको लेकर बहुत सारी अनियमितताएं, गड़बड़ियां, धांधलियां सामने आ रही हैं। बहुत सारे वोटर नदारद है, 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मनमाने तरीके से काम कर रहा है, उसके मामले में सख्त होगा। लेकिन 12 अगस्त को जो सुनवाई हुई, उसने कुछ दूसरे ही संकेत दिए हैं। उन संकेतों के हिसाब से तो नहीं लगता है कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह का सपोर्ट मिलने वाला है। उल्टे उसने चुनाव आयोग का साथ दिया है और देता हुआ नजर आ रहा है। याचिकाकर्ताओं की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें 2 प्रमुख जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौला बागची, इन दोनों का जो रुख और रवैया दिखा, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो चुनाव आयोग को सही मान चुके हैं और अब केवल एक औपचारिकता हो रही है सुनवाई की कि किसी को ये शिकायत ना रह जाए कि उसकी बात सुनी नहीं गई है। और ये जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के अंत में कह भी दिया कि हम भरपूर टाइम देंगे, कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे और किसी को ये शिकायत का मौका नहीं देंगे कि उसको सुना नहीं गया। बात सुनने और सुनाने की नहीं है मिलाड। बात यह है कि जो तर्क, जो दलीलें, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं? क्या वो इस मनः स्थिति में है? क्या वो खुले दिमाग से सुनवाई कर रहे हैं? क्या वो जो चैलेंजेस बिहार के लोग फेस कर रहे हैं इस पुनरीक्षण से, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो, या फिर एक उन्होंने धारणा बना ली है, एक मन ही मन में निश्चय कर लिया है कि ये सही है और ये गलत है और बाकी सिर्फ प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया पूरी करनी है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से करना बेकार है और शायद विपक्षी दल आज की सुनवाई के बाद निराश भी होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि अंततः उन्हें जनता की अदालत में ही जाना होगा। एक एक करके माननीय न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते गए, बल्कि उन्होंने अपने पहले दिए गए निर्देशों को भी किनारे कर दिया, उनको भी भूल गए। यानी पहली सुनवाई में ही कहा गया था इलेक्शन कमीशन से कि वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों को स्वीकार करे। दूसरी सुनवाई में फिर कहा गया और तीसरी सुनवाई में भी कहा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे स्वीकार नहीं किया। और कल की सुनवाई में माननीय न्यायाधीशों ने भी ये कह दिया कि आधार कार्ड स्वीकार नहीं होगा, हम उससे कन्विंस हैं इलेक्शन कमीशन की दलीलों से। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जो ये बेंच है उसका पलड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ झुका हुआ है। योगेंद्र यादव, जो कि वकील नहीं है, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने खुद अपनी दलीलें पेश की और उन दलीलों से
बेंच प्रभावित भी हुई, खुश भी हुई, संतुष्ट भी हुई और योगेंद्र यादव को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि योगेंद्र यादव के तर्क दलीलें सब एक धन्यवाद तक सीमित कर दिए गए हों, शाबाशी तक सीमित कर दिए गए हों, जबकि योगेंद्र यादव ने वहीं अदालत में दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि इन दोनों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं, लेकिन इन्हें मतदाता सूचियों से गायब कर दिया गया है, मृतक बता दिया गया है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण बिहार से आते जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 2003 से लेकर अब तक सारे चुनाव में वोट किया, बल्कि उससे पहले से भी वोट करते जा रहे हैं, उनके भी नाम काट दिए गए हैं और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आप ये भी जानते हैं कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पहले डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड की गई लेकिन फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ने उसे हटा दिया और स्कैन्ड कॉपी अपलोड की ताकि कोई डिजिटली उसको रीड न कर पाए। यानी लोगों का काम मुश्किल बनाने की कोशिश की गई ताकि उसकी चोरियां न पकड़ी जाएं। हालांकि उसका तोड़ भी निकाल लिया गया है और उस पर भी काम चल रहा है और हर दिन बिहार के किसी न किसी कंस्टिट्यूंसी से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह की गड़बड़ियां इस ड्राफ्ट में है और किस तरह का काम वहां चुनाव आयोग ने करवाया है। बिहार की एक कंस्टिट्यूंसी है वाल्मीकि नगर, वहां 5000 मतदाता उत्तर प्रदेश के पाए गए, जिनका बिहार में पता ठिकाना नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके नाम पाए गए। ये चर्चाएं तो ये सारे रिपोर्ट्स आप पढ़ चुके होंगे और मैं भी अपने कार्यक्रमों में बताता रहा हूं कि कैसे एक घर में आश्चर्यजनक रूप से छोटे से घरों में 50, 60, 70, 80, 100 लोग रह रहे हैं। मतदाता रह नहीं रहे हैं, मतदाता सूची के हिसाब से वहां रह रहे हैं। तो ये तमाम धांधलियां और तमाम वीडियो रिपोर्ट्स हुई हैं, जो वो सब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है? मुख्य बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन सबको गंभीरता से ले रहा है? जो प्रश्न योगेंद्र यादव ने उठाए, जो दूसरे वकीलों ने उठाए, क्या उन पर गौर करने को तैयार हैं? जाने माने वकीलों में आज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें रखी। योगेंद्र यादव तो पेश हुए ही। जब योगेंद्र यादव ने, जैसा मैंने कहा कि 2 जीवित लोगों को पेश कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने खड़े होकर कहा कि छोटी मोटी गलतियां तो हो ही सकती हैं। अब ये तो नमूने हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि आप 15 ऐसे लोग ले आइए जो जीवित हैं लेकिन जिनको मृत बताया गया है, तो हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई करना है। कम से कम 2 तो योगेंद्र यादव ने लाकर कोर्ट में खड़े कर दिए थे, उसको भी खारिज कर दिया गया। बल्कि राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से खड़े हुए थे, वो इसको ड्रामा बता रहे थे, इसको खारिज करने के लिए उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। योगेंद्र यादव ने बताया कि ये पहला दुनिया में पहली एक्सरसाइज है जिसमें लाखों लोगों को मताधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ये चिंता होनी चाहिए हमारी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक भी जो वैध मतदाता है उसको मताधिकार से वंचित करना संविधान के नियमों के खिलाफ होगा। लेकिन इस चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित नहीं दिख रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार की जो वयस्क जनसंख्या है और जो उसके अनुपात में जितने मतदाताओं की संख्या होनी चाहिए, उसमें बड़ा फर्क आ रहा है।
दूसरे राज्यों के से तुलना करने पर। लेकिन इस दलील को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है। मतदाता सूची में केवल 7.89 करोड़ मतदाता ही दर्ज हैं और 29 लाख कम है ये, और फिर ये 65 लाख की कमी और कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग मतदान से, मताधिकार से वंचित किए जा रहे हैं बिहार में, और अभी भी होंगे। अभी तो 5 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनको अपनी स्टेटस का सही पता नहीं है। उनमें बहुत सारे, हो सकता है 25-50 लाख लोग और मतदाता सूचियों से गायब कर दिए जाएंगे। तो ये स्थिति है जो बहुत चिंता पैदा करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो चिंता हमें क्यों नहीं दिखलाई दी? सुप्रीम कोर्ट पर इस देश के बहुत सारे लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक खास तरह से फैसले दे रहा है और उसमें उसे निराशा ही हाथ लगेगी। शायद विपक्षी दल इसको अच्छे से समझते हैं और वो इसी दिशा में काम भी कर रहे हैं कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो करना है वो करे, हम अपना काम राजनीतिक स्तर पर करेंगे, हम राजनीतिक आंदोलन के जरिए एक दबाव पैदा करेंगे, हम एक ऐसा अभियान खड़ा कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन को पीछे हटना पड़े, जैसा कि राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किया, जैसा कि 300 विपक्षी सांसदों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ मार्च करके किया, और जैसे तमाम पार्टियों के जो नेता हैं दिन रात जूझ रहे हैं कि कैसे, कहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, उनको लेकर जनता के सामने रख दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, किन धांधलियों के बूते पर वो प्रधानमंत्री बने। तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो अपनी विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या वो चाहेगा कि जो आरोप उस पर लग रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने ही पब्लिक में आकर प्रेस के सामने कहे हों, या विभिन्न बेंचों के न्यायाधीशों के फैसलों में उसकी झलक मिलती रही हो पक्षपातपूर्ण ढंग से, क्या वो इस मामले में, ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली अगर दूषित प्रदूषित है तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, क्या वो लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करेगा, या फिर वो सरकार को बचाने में जुट जाएगा? ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की भी। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी कोर्ट की अवमानना की परिधि में आ जाता है। आप अगर किसी जज, किसी बेंच या कोर्ट की मंशा पर ही, अगर नियत पर अगर संदेह करते तो ये अवमानना के दायरे में आती है। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन बना है उसे मीडिया को रिपोर्ट भी करना चाहिए, उसे जनता की भावनाएं और विचारों को प्रकट भी करना चाहिए। इसलिए हम इस जिम्मेदारी के तहत ये बातें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता बहुत गिरी है, उसकी साख गिरी है, और अगर इस फैसले में, इस केस में भी उसका फैसला इस तरह का होता है जो सत्ता पक्ष की तरफ झुका हो, जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको दरकिनार किया गया हो,
तो उसकी विश्वसनीयता को एक और बड़ी चोट लगेगी। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो देश फिर अराजकता की तरफ बढ़ने लगता है। वो कानून अपने हाथ में लेने लगता है, उसकी विश्वास कानून और व्यवस्था पर नहीं रह जाता, न्याय व्यवस्था पर नहीं रह जाता है। तो एक बड़ी चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि हम 25 सितंबर को भी ये फैसला ले सकते हैं कि अगर ये प्रक्रिया गलत साबित कर दी याचिकाकर्ताओं ने तो हम उस प्रक्रिया को रोक देंगे। लेकिन 25 सितंबर तक इस प्रक्रिया को ले जाने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने देना चाहता है। और एक बार कंप्लीट हो गई और चुनाव आयोग ने आचार संहिता जारी कर दी, चुनाव आचार संहिता की घोषणा कर दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के कामकाज में दखल नहीं दे सकता है। तो क्या ये प्रक्रिया वहाँ पहुँच रही है जहाँ सुप्रीम कोर्ट कह दे ये तो अब इलेक्शन कमीशन के कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है और वहाँ हम दखल नहीं दे सकते, वो एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, उसको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अगर इस स्कीम पर आगे बढ़ा जा रहा है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।